हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज एक बहुत ही छोटी सी क्लास, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो भी छोटा ही है तो क्लास तो छोटी होनी है। नाम आपने सबने देख लिया होगा, साबुन एवं अपमार्जक यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट की हम बात करेंगे। छोटा सा 10 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है। जितनी बातें हमें जाननी चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है, उसको सारी चीजें हम आज आपको कवर कराएंगे साबुन और अपमार्जक में से। एक आध सवाल एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि टॉपिक अगर दे रखा है तो सवाल बन सकता है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो एलडीसी सीईटी वगैरह में टॉपिक आपका दे रखा है, आपको पता ही होगा आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं, मुझसे बेहतरीन जानते हैं। अपने सिलेबस को देखना कोई भी एग्जाम की सबसे बेस्ट रणनीति और सबसे पहली रणनीति होती है। तो सिलेबस जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक जो है एलडीसी और सीईटी इसमें तो है ही है, बाकी आपकी जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी काम ही आएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं, टाइम ज्यादा कुछ भी नहीं लगाएगा, 10-15 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। और आपका सवाल अगर साबुन और अपमार्जक से बनता है तो इसकी भी 100% गारंटी है कि आप यहाँ से कर लोगे। ठीक है, तो बने रहना है आपको साथ लास्ट तक। ठीक है, सबसे पहले देखो साबुन और अपमार्जक की अगर मैं बात करूं तो पहले हम एक एक करके इसको पढ़ लेंगे, पहले साबुन के बारे में, फिर अपमार्जक में, फिर इसमें डिफरेंस कर लेंगे, है ना। कुछ अंतर हम पढ़ लेंगे जो कंपैरिजन वाले हैं चीजें, जैसे कि ये जो है कठोर जल में झाग नहीं देता, ये देता है, तो उनको हम कंपेरिजन करके पढ़ लेंगे। तो जैसे हमको पढ़ना है बिल्कुल ठीक वैसे ही पढ़ेंगे, आपको बस दिक्कत लेनी नहीं है, लोड लेना नहीं है आपको, तो जो बता रहा हूं वो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साबुन। क्या पढ़ेंगे, साबुन। साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, तो यहाँ पे ये मुझे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब साबुन होते क्या है, ध्यान से सुनो। साबुन कहते किसे, सिंपली साबुन का अणु। साबुन का अणु क्या होता है, साबुन का अणु लंबी कार्बन श्रृंखला वाला उच्च वश्य अम्लों, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब कुछ लोगों को ये परिभाषा समझ में नहीं आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। साबुन का अणु क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वश्य अम्लों, या इसी को ही कहते हैं उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान से सुनो, होते क्या है, उच्च वश्य अम्ल। एक तो इसमें क्या होता है, उच्च वश्य अम्ल, और एक इसमें होते हैं सोडियम या पोटेशियम के लवण। तो सोडियम का लवण क्या, मान लो NaOH, या पोटेशियम का लवण यानी कि KOH। उच्च वश्य अम्ल कहूं या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल कहूं, एक ही बात है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल कहूं, एक ही बात है। तो ये दोनों का जब मिक्सचर करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा। और इसके अंदर साथ में एक चीज और हमें मिलती है और उसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल क्या करता है साबुन में, साबुन के अंदर जो पारदर्शिता होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ग्लिसरॉल। जैसे कि आपने पर्ल का साबुन देखा होगा, पर्ल का साबुन वैसे मैंने भी कहीं दूसरों का ही देखा था, लेकिन जो पर्ल का साबुन होता है ना, आपने देखा होगा वो बिल्कुल एकदम पारदर्शी होता है, उसके अंदर से आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो हम लाइफ बॉय वगैरह जो साबुन यूज करते हैं तो क्या वो पारदर्शी होते हैं, इतने नहीं होते हैं। तो वो अगर पारदर्शी नहीं दिख रहे मतलब उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा बहुत कम है, और पर्ल के साबुन जैसे बहुत पारदर्शी दिख रहे हैं मतलब ग्लिसरॉल उसमें ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो साबुन बनता है ना, उस साबुन बनने की रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमें मिलता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल साबुन की पारदर्शिता के लिए उत्तरदायी होता है। ग्लिसरॉल की मात्रा जितनी ज्यादा, पारदर्शी साबुन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी साबुन कैसे बना ये आपको समझ गए। अब ये जो है इसको आप फेट भी कह सकते हैं, फेट यानी कि वसा। ठीक है, तो कुल मिला के रिएक्शन आपको समझ में आ गई। ये जो मैंने ऊपर बात लिखी है वही बात मैंने नीचे लिखी है, इसमें कोई दिक्कत। शॉर्ट भाषा में अगर मैं परिभाषा लिखूं तो इसको ऐसे लिखूं, उच्च वश्य अम्लों के, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। बस ये बात है, ये बात आपको याद रखनी। यही बात मैंने नीचे लिखी है कि साबुन के अणु क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वश्य अम्ल या इसी को उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल कहो या वश्य अम्ल कहो एक ही बात है। उनके सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं उसे साबुन कहते हैं। फिर मैंने आपको रिएक्शन से समझाया कि एक तो हमने यूज किया उच्च वश्य अम्ल, ठीक है, या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक ही बात है। इसी को हम नाम दे देते हैं फेट, है ना, कहीं कहीं पे फेट नाम दे देते हैं, साधारण भाषा में इसको हम वसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है NaOH और KOH, क्योंकि लवण चाहिए हमें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये हमने लवण ले लिए। इससे हमें एक तो मिलेगा साबुन और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जिसका काम साबुन की पारदर्शिता निर्धारित कर रहा है। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत हो रही है अभी भी तो रट लो, कोई समझा नहीं सकता तुम्हें। वैसे मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? कुछ लोगों को क्या होता है, ऐसे कहने से वो दिल पे ले लेते, समझा सकता भाई। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं इतनी बार कहने पर भी, तो कब आएगा समझ में ना। तो अगर अभी भी नहीं आया तो मेरा ये कहना है कि आप रट सकते हो इसको, बाकी मैं और समझाऊंगा, अभी तक आप देखते रहिए। ये इतनी चीजें अगर आपको साबुन में समझ आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उच्च वश्य अम्ल। मैंने कहा लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होती है, तो यहाँ पे RCOONA ये ग्रुप होता है। ये साबुन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOONA, ऐसे ये फॉर्मूला होता है साबुन का। आपसे पूछ ले साबुन का फॉर्मूला क्या है, तो साबुन का फॉर्मूला ये है, सूत्र क्या है, RCOONA। यहाँ पे RCOO पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, तो ये जो है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हमने यहां पे लिखा लंबी कार्बन श्रृंखला, इसी को हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला के सोडियम लवण, तो ये साबुन का सूत्र हो गया भाई, लंबी कार्बन श्रृंखला। यहाँ पे जो R है ना, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इस R में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं लंबी कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और Na+ जो है ये इसका आयनिक भाग हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आयनिक भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो R है ना, ये R अलग अलग हो सकता है। R क्या हो सकता है, R यहाँ पे आपको मिल सकता है C15H31, आपको मिल सकता है C17H33, यहाँ पे मिल सकता है आपको C17H35, तीन तरीके से मिल सकता है। तो C15H31 अगर मिलता है तो इसे कहते हैं पामीट्रेट। अगर 1733 मिल रहा है तो इसे ओलिक, और 1735 मिल रहा है तो इसे स्टीरेट। ये साबुन के अलग अलग नाम है, उसमें R जो ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साबुन कौन सा है। पामीट्रेट साबुन तो C15H31 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताऊं, ये नीचे लिखा हुआ था C17H35 COONA, ये पामीस्टीरेट वाला साबुन हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो ये है साबुन का फॉर्मूला। इसके अंदर ये जो है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, R क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला जो आपने देखा है ना, वह यही है, ठीक है, ये हो गई। और ये इसका क्या हो जाएगा, आयनिक भाग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है ना, ये यहाँ पे होती है जल, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है ये यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे मिसेल अणु का निर्माण होगा। आपने सुना होगा साबुन सफाई कैसे करते हैं, गंदगी को कैसे हटाते हैं, तो यहाँ पे इसका एक निर्माण होता है मिसेल अणु का। किसका निर्माण होता है, मिसेल अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब जल विरागी होती है। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डरना, तो ये जल से डर लगता है तो इसे हाइड्रोफोबिक। और ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी, मतलब ये जल से प्यार करता है, मतलब जल से जो प्यार करेगा वो जल के साथ जुड़ेगा, और जो जल से प्यार नहीं करता, जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो जल से दूर रहेगा। तो दूर रहेगा मतलब जल से नहीं जुड़ेगा, मतलब किसके साथ जुड़ेगा, गंदगी के साथ, डस्ट के साथ। समझे मेरी बात को, ध्यान से सुनो। मान लो ये क्या है, गंदगी है, ठीक है। मिसेल अणु का निर्माण कैसे होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे, ये क्या है, देखो ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, दो चीजें। हेड क्या होता है, जो आयनिक भाग होता है, मैंने बताया आपको, और टेल क्या होती है, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है ना। तो अब हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है वो मैंने कहा किससे जुड़ती है, डस्ट से। ये देखो गंदगी क्या होती है, डस्ट होती है, तो डस्ट से कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। जल विरागी जो है ये किससे जुड़ती है, डस्ट से जुड़ती है, डस्ट मतलब धूल कण से। और ये जो जल रागी होता है ये किससे जुड़ता है, जल से।
थोड़ा सा घास कट गया लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा काम भी हो गया। तो ये जो है ये मिसेल संरचना इसे कहते हैं, मिसेल संरचना, जो किसी भी चीज को स्वच्छ करती है। स्वच्छ करने के लिए जो संरचना होती है ना वो मिसेल होती है। और एक्चुअली में अगर हम बात करें तो जो झाग का निर्माण होता है ना उसे ही मिसेल संरचना कहते हैं। ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई तोप चीज नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए मिसेल क्या होता है। भाई साबुन के जो झाग बनते हैं वही झाग तो मिसेल कहते हैं, उसे ही तो मिसेल कहते हैं। तो बस वो झाग ही जो है वो आपकी सफाई का काम करते हैं। कैसे करेंगे? उस झाग में दो चीजें होंगी, एक तो होगी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि जो जल से डरता है, और जो जल से डरता है वो जल से दूर रहेगा। अगर जल से दूर रहे, भाई दो ही चीजें, एक तो जल और एक गंदगी, तो जो जल से दूर रहे वो गंदगी से चिपकेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो गंदगी से चिपकेगा। और इसका दूसरा पार्ट होता है जो आयनिक भाग होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये जल से जुड़ता है। तो ये इस प्रकार ये जो है इसे मिसेल संरचना कहते हैं। ये गंदगी है, गंदगी की तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो टेल हम कहते हैं, और हेड इधर हो गया आयनिक भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से मिसेल संरचना या झाग का निर्माण होता है जो सफाई करने का काम करता है। समझ गए मेरी बात को? ये इतनी सी बातें आपको साबुन के बारे में ध्यान रखनी है, कोई अलग चीज मैंने नहीं बताई है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। साबुन क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? उच्च वश्य अम्लों के या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। ठीक है, अब उच्च वश्य अम्ल, नाम ध्यान से सुनो, या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आला मतलब COH तो ग्रुप आएगा, और उच्च का मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो बहुत लंबी होगी, लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। इतनी सी बात ध्यान में रखनी। अब मैंने कहा इसी बात को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, या तो उच्च वश्य अम्ल होता है या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसी को हम साधारण भाषा में बोलते हैं फैट। इसकी अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम के लवण के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है साबुन। साबुन का सूत्र होता है RCOONA, यानी कि उच्च वश्य अम्ल। ये क्या हो गया? उच्च वश्य अम्ल, और इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, सॉरी ये सोडियम लवण हो गए। और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे ग्लिसरॉल मिलता है जो साबुन की पारदर्शिता के लिए उत्तरदायी होता है। फिर मैंने कहा अब हम समझते हैं कि ये जो RCOONA है इसकी संरचना देखते हैं। RCOONA में दो पार्ट हो जाएंगे, एक इसका हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और एक इसका आयनिक भाग। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल विरागी, जल से डरती है। और एक होता है आयनिक भाग जो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल रागी। तो ये जल से डरता नहीं है, जल से प्यार करता है। तो जल से प्यार करेगा वो जल से जुड़ेगा, और जो जल से डरेगा वो डस्ट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? डस्ट से जुड़ता है। तो इस प्रकार मिसेल संरचना का निर्माण होता है जो सफाई का काम करती है, और इसे झाग भी कहते हैं मिसेल संरचना को। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अगर इस चीज को आप समझ गए तो फिर हम अपमार्जक पे आते हैं। अपमार्जक भी बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं। बिल्डर, एक नाम सुना होगा आपने, बिल्डर। बिल्डर जो है ये साबुन को अधिक क्रियाशील बनाते हैं। साबुन को क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील बनाते हैं। तो बिल्डर कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना आप, Na2CO3 एक तो, और एक Na3PO4, दो नाम याद रख लेना आपको, है ना। सवाल पूछा जा सकता है बिल्डर क्या होते हैं या बिल्डर के एग्जाम्पल क्या है, बिल्डर का काम क्या है, तो ये आप अलग से ध्यान रख लेना कि साबुन को और अधिक क्रियाशील बनाते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अपमार्जक पे आ रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो मिटा रहा हूं इसका। अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अपमार्जक। अपमार्जक बहुत सिंपल है, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है अपमार्जक के बारे में, बाकी कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपमार्जक, अपमार्जक को बोला जाता है डिटर्जेंट। क्या होता है ये? डिटर्जेंट, जो नाम आपने सुना होगा, या साधारण भाषा में कहूं तो सर्फ, सुना है? तो ये जो होता है उसे अपमार्जक कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि आपने साबुन क्या पढ़ा, लंबी श्रृंखला वाले उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो यहां पे क्या होगा? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनेट या अमोनियम लवण। बस ये परिभाषा इसकी है। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनेट या अमोनियम लवण वो क्या होते हैं? उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। और ये क्या है? सल्फोनेट या अमोनियम लवण है। जो ये किसके साथ मिलकर बनते हैं? जो क्लोराइड यानी कि Cl- या ब्रोमाइड आयनों के साथ मिलकर बनते हैं। जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ मिलकर बनते हैं।
समझ गए मेरी बात को? बहुत सिंपल है। अपमार्जक क्या होते हैं? सल्फोनेट या अमोनियम लवण जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ मिलकर बढ़ते हैं। इसको देखिए, समझिए, यहाँ पे होता है हाइड्रोकार्बन। क्यों होता है हाइड्रोकार्बन? समझ गए अब तो आपको? भाई लंबी कार्बन श्रृंखला कहूं या हाइड्रोकार्बन कहूं एक ही बात है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किसके साथ होती है? H2SO4 से, और इससे आपको क्या मिलेगा? डिटर्जेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो अपमार्जक जो होते हैं ना, ये इसका सूत्र क्या होता है? अपमार्जक का फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो होता है RSO3Na। RSO3Na, जैसे कि साबुन का सूत्र अपन ने पढ़ा, साबुन का सूत्र हमने क्या पढ़ा कि वो होता है RCOONA, जबकि यहाँ पे क्या है? RSO3Na। तो ये ध्यान में रखना दोनों की। अब देखो अपमार्जक जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणायनिक अपमार्जक, है ना, और एक होता है धनायनिक अपमार्जक। दोनों के एग्जाम्पल आपको अलग अलग याद रखने हैं, है ना। एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, सोडियम लोरिल सल्फेट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपमार्जक का एग्जाम्पल है, कभी भूलना नहीं है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सोडियम लोरिल सल्फेट क्या है? तो अपमार्जक का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल तो सबको याद होना चाहिए। अब मैंने कहा कि अपमार्जक को हम दो भागों में बांटेंगे, एक ऋणायनिक अपमार्जक और एक धनायनिक अपमार्जक। तो कभी कभी सवाल आपसे और डीप करके पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ऋणायनिक अपमार्जक है या कौन सा धनायनिक अपमार्जक है, तो ऐसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा ये भी। इसके अंदर देखो ऋणायनिक में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, या इसका कोई कंपाउंड मिल जाए। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की एक लंबी चेन और उसके साथ सोडियम का लवण आपको दिख जाए, मतलब वो कैसा है? ऋणायनिक अपमार्जक है। या फिर आपको दिख जाए सल्फोनीकृत अल्कोहल। दो चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, सल्फोनीकृत अल्कोहल। या तो आपको दिख जाए हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण या आपको दिख जाए सल्फोनीकृत अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए धनायनिक अपमार्जक में क्या आएगा? एक तो आ जाएगा एमिनो एसिटेट, ये शब्द आपको दिखे, मतलब ये क्या है? धनायनिक अपमार्जक। या क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ बने, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ बने चतुष्क लवण, साथ बने चतुष्क लवण, सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। ये ऋणायनिक और धनायनिक अपमार्जक में अंतर आपको समझना है। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी इतना ऐसे नहीं है। पहले मैंने कहा अपमार्जक होता क्या है, तो फिर मैंने बता दिया कि सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडीन के साथ बनते हैं। फिर मैंने कहा अपमार्जक एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सोडियम लोरिल सल्फेट, वो आप याद रखो। फिर हमने इसको दो भागों में बांटा, ऋणायनिक अपमार्जक और धनायनिक अपमार्जक। ऋणायनिक के अंदर दो एग्जाम्पल, हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण और सल्फोनीकृत अल्कोहल। तो ये शब्द आपको कहीं पे दिख जाए, सोडियम लवण दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए या सल्फोनेटेड दिख जाए, तो ये शब्द कहीं पे दिखे मतलब वो ऋणायनिक अपमार्जक का उदाहरण है। और आपको कहीं पे एमिनो एसिटेट या सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड ऐसे शब्द दिख जाए, चतुष्क लवण शब्द दिख जाए, तो वो आपका धनायनिक अपमार्जक हो जाएगा। ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, रख सकते हैं। ये अपमार्जक के बारे में जितना भी मुझे बताना था वो मैं बता दूं। अब साबुन और अपमार्जक के अंदर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको कि साबुन और अपमार्जक के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे सारी चीजें हमने पढ़ ही ली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। साबुन, इधर लिख देता हूं अपामार्जक। देखो ये तो आपने पढ़ ही लिया कि ये क्या होता है, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जबकि ये क्या होता है, सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। ये क्या होता है, सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ बने होते हैं, के साथ मिलकर बनते हैं। ये चीज आपको पता है, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOONA, इसका फॉर्मूला होता है RSO3Na। अब ध्यान से सुनो, साबुन जो होता है ना, ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि ये देता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। साबुन कठोर जल के साथ कभी भी झाग नहीं देगा, साफ जल के साथ दे सकता है, लेकिन ये कठोर जल के साथ भी झाग दे सकता है। इसलिए साबुन से बेस्ट क्या है, अपमार्जक, है ना। ये जो होता है साबुन जो होता है ये जैव निम्नीकृत होता है। जैव निम्नीकृत का मतलब होता है इसको जो है प्रकृति द्वारा अपघटित किया जा सकता है, जबकि ये अजैव निम्नीकृत होता है, मतलब
नहीं अपघटित किया जा सकता इसको प्रकृति द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंस है 3-4, वो आप ध्यान में रखेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और साबुन और अपमार्जक में जितनी बातें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा, ये आप देख लेना, चाहे एग्जाम कोई भी हो या इसके PYQ करके भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी कैसी लगी आपको क्लास ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये फ्री साइंस की जो क्लासेस हमारी चल रही है वो पहुंच पाए और सब इसका जो है लाभ उठा पाए। धन्यवाद, मिलते किसी अगले वीडियो।